गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोल पाथ। आज हम वेस्टर्न थिंकर, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उन पे क्वेश्चंस लगाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और आज का पार्ट ये प्लेटो और अरस्तु से रिलेटेड होगा। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रख दिए हैं कि और सारा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, तो मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को देखते हुए और व्याख्या करते हुए चलेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, टॉपिक हैं, तो उन पे भी हम व्याख्या देते हुए चलेंगे। तो यदि आप पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है यहाँ से बहुत फायदा मिलने वाला है। शायद ही कोई चीज यहाँ इस वीडियो से बाहर जाए। तो कोशिश करेंगे कि इसको फटाफट लेने की कोशिश करें, व्याख्या और प्लस आपके क्वेश्चन भी। बहुत लोगों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आईआर पर क्लास दें, तो आईआर पे मैं क्लास दे चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे चुकी हूँ और वो प्लेलिस्ट में लगी है। बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें आप जाकर के चेकआउट करें तो आईआर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आईआर के अलावा हमने जो है जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, उस पर भी हमने दे दिया है, उस पर भी हमने क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। उसके साथ में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप जो है प्लेलिस्ट चेकआउट करें। बिहार शिक्षक भर्ती से नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल पर विजिट करके भी पा सकते हैं। तो ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, इतने पे हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। आज हम वेस्टर्न थिंकर का पार्ट ले रहे हैं और इसका एक पार्ट अभी आएगा और एक पार्ट रात तक आपको पहुंच जाएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का। इसके अलावा आप यदि मैराथन लिस्ट चेक करेंगे, मैराथन ये लिस्ट करेंगे, पहले से लगी हुई है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस इसमें हमने दे रखे हैं, पहले से लगाई हुई ये प्लेलिस्ट है। इसको भी आप चेकआउट करें पक्का, यहाँ पर आपको सारे टॉपिक मिलेंगे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी पर भी प्लेलिस्ट लगी हुई है। ये सब प्लेलिस्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो इन सब पे जो है आप इन सबको भी चेकआउट करें। बिहार शिक्षक भर्ती तो रिसेंटली मैं जो दे रही हूँ क्वेश्चन वो लगा रही हूँ, बाकी मैराथन और एनसीईआरटी ये पक्का चेकआउट करें। एनसीईआरटी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के इसमें मिल जाएंगे, एनसीईआरटी प्लेलिस्ट जो लगी हुई है। तो चैनल पे विजिट करें, एनसीईआरटी की, मैराथन की एंड बिहार शिक्षक भर्ती, इन तीनों को चेकआउट करें और चेकआउट कर करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आप वहां से अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके इन्फॉर्मेशन की। जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें, यानी कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, तभी मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। क्योंकि मेरे वीडियो अपलोड करने का कोई टाइम नहीं होता, जिस टाइम मेरी वीडियो रेडी हो जाती है मैं अपलोड कर देती हूँ, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जिस टाइम भी। तो कोई वीडियो स्किप ना हो, इसके लिए आप क्या करें कि जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल है, तो इसको लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में क्या तथ्य सही नहीं है। वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो प्लेटो थे वो जो शिक्षा थी उसको राज्य के नियंत्रण में करना चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि यदि शिक्षा निजी हाथों में चली गई तो व्यक्तिगत हितों को ज्यादा वो फुलफिल करेगी, जबकि राज्य के नियंत्रण में रहेगी तो सामाजिक हित को लेकर के चलेगी। तो इसलिए वो निजी हाथों के पक्षधर नहीं थे, राज्य के नियंत्रण में रहने के लिए ये पक्षधर थे। ठीक है, बाकी के सभी सही हैं। संरक्षक वर्ग के लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति ये अपनाते हैं। ठीक है, और आदर्श राज्य के स्थापना ये भी उनका एक उद्देश्य था, और नागरिकों को सद्गुणी बनाना ये सब उनका उद्देश्य था, क्यों इनकी जो शिक्षा योजना थी। और दार्शनिक शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए इन्होंने दो मेन काम किए थे। ये क्वेश्चन आता है
कौन कौन से किए थे? एक तो इन्होंने किया था कि साम्यवाद की स्थापना की थी, संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद प्रचलित किया, मतलब बनाया था। तो साम्यवाद किसमें? संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद इन्होंने जो है अपनाया था, उसका व्यवस्था की थी। और दूसरा जो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रणाली पर इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए। तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा, देखो ये जो शिक्षा है ये आपके सिलेबस में है, यानी कि जस्टिस, न्याय, न्याय और क्या था, शिक्षा, ये आपके जो है सिलेबस में, बीपीएससी के सिलेबस में दिया गया है। प्लेटो के अंतर्गत सब टाइटल अलग से दिया गया है। एजुकेशन है और जस्टिस है, और क्या है? एजुकेशन, जस्टिस एंड आइडियल स्टेट है। आइडियल स्टेट यानी कि आदर्श राज्य, ये तीन अलग से सब टाइटल दिए हैं। यानी कि इसको जो प्लेटो की एजुकेशन है, इसका आपका नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, किस किस के लिए, किस किस वर्ष में कौन कौन सी शिक्षा थी, कितनी शिक्षा थी। जस्टिस, न्याय के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, और आइडियल स्टेट के बारे में क्या क्या इनके विचार थे वो सभी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये तीन जो है, संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद इन्होंने किया था, और ये बोला था कि समाज को इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया था, और जो अभिभावक वर्ग था जिसमें कि शासक और सैनिक आते हैं, उनको संपत्ति और परिवार रखने की अनुमति नहीं दी थी, उसका साम्यवाद था। यानी कि इनकी संपत्ति भी सार्वजनिक थी, और स्त्रियां यानी कि जिसके साथ ये संबंध बनाएंगे तो वो भी सार्वजनिक होती थी, कोई किसी की पत्नी नहीं, और उनसे होने वाले बच्चा भी कोई किसी का बच्चा नहीं। ये साम्यवाद इन्होंने किया था संपत्ति और स्त्रियों में। आगे प्लेटो की कुछ बातें देखेंगे। इनकी जो रिपब्लिक है, इसी रिपब्लिक में इन्होंने आदर्श राज्य की बात की है, रिपब्लिक में, ठीक है। इसका उपशीर्षक क्या है? कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय पूछता है, क्वेश्चन में आता है। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है। और अगर हम बात करें कि ये कौन सी शैली में थी, तो रिपब्लिक क्या है? यहां देखते हैं थोड़ा सा, रिपब्लिक होना चाहिए, रिपब्लिक। न्याय जो था इससे होगा, इसका उपशीर्षक न्याय था, और ये संवाद शैली में थी। शैली कौन सी थी इसकी? संवाद शैली थी। और इसमें जो है, जो पद्धति कौन सी यूज की गई थी, तो द्वंद्वात्मक पद्धति। इन सभी से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति जो है इसमें यूज की गई थी। और इनकी जो अकादमी थी उसमें, उसका नाम क्या था? इनके जो इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी अकादमी, उसका नाम क्या था? अकादमी था। और ये यूरोप का प्रथम जो है क्या, विश्वविद्यालय बना था। इसके गेट पे लिखा था, गणित और दर्शन का ज्ञान ना हो वो अंदर ना आए, जिसे गणित और दर्शन का ज्ञान ना हो वो अंदर ना आए। ये सारी बातें इनसे संबंधित हैं। और इनके जो है रिपब्लिक का उद्देश्य क्या था? आदर्श राज्य की स्थापना। रिपब्लिक का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो ये आदर्श राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य था, आदर्श राज्य की स्थापना। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसने जो है उसको, प्लेटो को आदर्श राज्य बनाने के लिए बुलाया था, निमंत्रण दिया था? तो जो ये सेराक्यूज के शासक थे, सिसिली की राजधानी सेराक्यूज थी, और सेराक्यूज के शासक ने डायनोसिस को निमंत्रण दिया था कि आइए आप हमारे राज्य को आदर्श राज्य बनाइए। तो सेराक्यूज हो जाएगा, सेराक्यूज के शासक, सेराक्यूज के शासक ने इनको जो है बुलाया था। नाम क्या था इनका? डायनोसिस, डायनोसिस। एक बार यहाँ से सारे जो है मेन पॉइंट आप कवर कर लीजिए, फिर क्वेश्चन में तो हम देखेंगे ही देखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में इनमें से कोई पॉइंट ना भी हो, इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता रही हूँ, क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। और इनकी अगर सबसे बड़ी पुस्तक की बात की जाए तो लाज है, ठीक है। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने लिखी थी, और लाज इनकी क्या है? सबसे बड़ी पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन में आता है। रिपब्लिक भी काफी बड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी जो है लाज आती है, सबसे बड़ी है ये। और ये क्या थे? कानूनी राज्य
यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, कानूनी राज्य और किसके, लोकतंत्र के ये विरोधी थे, आलोचक थे, लोकतंत्र के आलोचक थे। और इसी कानून, जो ये लॉज है, पहले तो ये कानून के विरोधी थे, लेकिन लॉज में ही इन्होंने कानूनी राज का समर्थन किया है। लॉज जो इनकी पुस्तक है, क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि कानून का समर्थन किसमें किया है, तो जो इनकी लॉज पुस्तक थी इसी में किया है, कानून का समर्थन, कानूनी राज्य का समर्थन किया है। ठीक है, पहले तो विरोधी थे, बाद में इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में इनको रियलाइज हुआ कि जो जिस प्रकार का आदर्श राज्य चाह रहे हैं वो नहीं मिल सकता है, तो इन्होंने लॉज में जो है कानूनी राज्य का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि जो प्लेटो थे, कौन कौन से जो ये इनके न्याय सिद्धांत थे उनका खंडन करके अपने न्याय सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की थी, अपना न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखो, परंपरावादी सिद्धांत, तीन सिद्धांत, न्याय सिद्धांत अरस्तु से पहले जो है वहां पर प्रचलित थे। तो परंपरावादी सिद्धांत, परंपरावादी न्याय का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। दूसरा कौन सा था, दूसरा था उग्रवादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत। तीसरा कौन सा था, उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तीन सिद्धांत थे इनको। तो प्लेटो के पहले कौन कौन से सिद्धांत, वहां न्याय सिद्धांत कौन कौन से प्रचलित थे, परंपरावादी न्याय का सिद्धांत, उग्रवादी न्याय का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। और इन सभी का खंडन करके, इन तीनों सिद्धांतों, न्याय के जो सिद्धांत थे प्रचलित, इनका खंडन करके अरस्तु, प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो परंपरावादी न्याय सिद्धांत के प्रवर्तक पॉलीमार्कस थे, उग्रवादी के थ्रेसिमिकस थे, उदारवादी के ग्लाइकान थे। ये सभी जो है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जो सिद्धांत थे उनको खंडन किया, या कौन कौन से, प्लेटो के पहले कौन कौन से न्याय सिद्धांत वहां प्रचलित थे, या फिर उग्रवादी का कौन था, थ्रेसिमिकस था, उदारवादी का ग्लाइकान था, परंपरावादी का सिद्धांत का कौन था, पॉलीमार्कस था। इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे। यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया, और जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी, बहुत ही कीवर्ड्स थे किससे संबंधित, प्लेटो से संबंधित, तो वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और आगे क्वेश्चन में आपका और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसके लिए कुछ बातें नहीं होंगी तो वो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है। तो सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र, जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है, जब वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करता है, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यही जो है क्या है, क्रांति का कारण नहीं है, बाकी सभी जो है अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण है। देखो, अरस्तु की क्रांति भी आपके सिलेबस में अलग से मेंशन की गई है, तो जो अरस्तु से क्रांति से संबंधित विचार हैं वो आप डेप्थ में उसका नॉलेज रखेंगे। यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी, उसको ध्यान से सुनिए। ये जो मेन विचार है मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी। तो क्रांति, अरस्तु का क्रांति संबंधित विचार आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र, अगर चरित्र उनका सैद्धांतिक नहीं है तो क्रांति होती है। और अमीर गमीर, जब कहते हैं कि असमानता होती है, असमानता जो है क्रांति का क्या है, क्रांति लाती है, क्रांति की जड़ है, ऐसा बोलते हैं। और आम जनता से दुर्व्यवहार जब शासक करता है तब भी क्रांति आती है। तो ये सभी क्रांति के कारण है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर अरस्तु के लिए बात करें तो चेंजेस, यानी कि इवन सरकार भी चेंज हो रही है, कुछ भी परिवर्तन क्रांति है, इवन सरकार भी चेंज हो रही है। एक सत्ता से जो है, एक सरकार से हटकर के सत्ता दूसरी सरकार के या दूसरे पक्ष में जा रही है, तो भी अरस्तु के अकॉर्डिंग वो क्रांति है। अगर संविधान में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो भी क्रांति है। और राजतंत्र, गुटतंत्र, लोकतंत्र, अगर ये तंत्र बदल रहे हैं, यानी कि टाइप ऑफ जो शासन व्यवस्था है वो बदल रही, तो भी क्रांति है। तो ये सभी क्रांतियां इन्होंने रखी हैं। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे कि निम्न में से किस विचारक ने
राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मार्क्स ने या फिर बोधा ने? तो देखो, जो राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान कहने वाले ये अरस्तु महोदय हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अरस्तु के बारे में देख लीजिए, इनके जो अगर हम सिलेबस की बात करें कि इनके सिलेबस में क्या क्या आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो स्लेवरी हो जाएगा, जो है स्लेवरी, सिटीजनशिप, रिवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। स्लेवरी और स्लेवरी के साथ सिटीजनशिप, और क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन हो जाएगा, रिवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी चीजें जो है इनकी आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। स्लेवरी, सिटीजनशिप, रिवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये टॉपिक पर आप काफी अपना ध्यान रखेंगे अरस्तु के बारे में। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किसका है? अरस्तु का है, प्लेटो का है, लास्की का है, हेगल का है? तो ये कथन जो है अरस्तु महोदय का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो है एमपी वर्ग 1 में ये आया था, ये सेम जो है डेफिनेशन आई थी। तो अरस्तु और प्लेटो से जो डेफिनेशन है वो पक्का आप थोड़ा सा तैयार करके रखिए, जो मेन डेफिनेशन है। और इसमें मैंने डेफिनेशन भी रखी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने दिया भी था, ये वाला एमपी वर्ग 1 में दिया भी था और वो आई भी थी। तो इसको 2-3 डेफिनेशन आई थी और सारी फेमस ही पूछते हैं ज्यादातर, बहुत कम है कि कोई रेयर अलग जाकर के पूछे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज व्यक्ति का बृहद रूप है? तो ये ऐसा कहने वाले कौन है? प्लेटो महोदय हैं। जबकि अरस्तु क्या कहते हैं? राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, या फिर पूर्वगामी है, या फिर राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है। ऐसे दो तरह से आता है, पूर्वगामी करके आएगा, पूर्व करके आएगा। राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो प्लेटो क्या कहते हैं? राज व्यक्ति का बृहद रूप है। अरस्तु कहते हैं राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, या राज व्यक्ति का राज्य व्यक्ति से पूर्व आया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किस मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? ऑप्शन में है रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉज एंड पॉलिटिक्स। तो देखो, जो रिपब्लिक है उसमें इन्होंने क्या है, आदर्श राज्य। रिपब्लिक क्या है? आदर्श राज्य की अवधारणा। ठीक है, आदर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन इसमें किया है, और ये यानी कि ये इनका आदर्श राज्य है। और जो दी लाज है, दी लाज में इन्होंने उप आदर्श राज्य यानी कि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का वर्णन किया है, जो विधि के द्वारा संचालित होगा। ठीक है, तो ये उप आदर्श राज्य है इनका, उप आदर्श राज्य, या फिर जो है कौन सा, द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य। और ये किससे संचालित होगा? विधि से संचालित होगा। हमने आपको शुरू में बताया था ना कि कानूनी राज्य का समर्थन लॉज में किया है, तो विधि से संचालित है, ये विधि से संचालित होगा ये वाला। तो ये क्या है, ये कैसा है? व्यवहारिक है। इसके बारे में देख लीजिए क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। ये व्यवहारिक है, और क्या है, ये यथार्थवादी है, यथार्थवादी है, यथार्थवाद पर जो है आधारित है। आदर्श राज्य कैसा है? ये दार्शनिकता पर आधारित है, यानी कि ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बारे में देखेंगे, ये विधि से संचालित होगा। ठीक है, संचालित होगा, ये हो गई। और स्टेटमेंट भी इन्हीं की पुस्तक है, ये भी इनके जीवन के अंतिम क्षणों में लिखी गई थी। और पॉलिटिक्स तो अरस्तु की है, आप सभी को पता है। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया आपको। दी लॉज, जो मिश्रित संविधान की अवधारणा का किसमें वर्णन है? तो दी लॉज में है। इसी को उप आदर्श की अगर अवधारणा देखें तो इसी लॉज में मिलती है। और इसी उप आदर्श को अरस्तु ने अपने जो है आदर्श राज्य में इसको पूरी तरह से कॉपी किया है, यानी कि अच्छे से यहाँ से सारी चीजें उन्होंने उठाई हैं, ली हैं। उप आदर्श राज्य, आगे इसके बारे में डेफिनेशन है लेके हम आए हैं, देखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन में है अरस्तु, ग्रीन, लॉक, लास्की। तो जो आनुपातिक समानता का समर्थन सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये देने वाले अरस्तु महोदय हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति को है उसके जिस रेशियो में वो अपना योगदान देता है राज्य के कार्यों में, उसी रेशियो में उसको पद और सोपान देना चाहिए, पद और सोपान से सम्मानित करना चाहिए, ऐसा ये बोलते हैं। नहीं तो अगर उस रेशियो में नहीं दिया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, अन्याय होगा, लोगों के साथ अन्याय होगा। ये कहते हैं कि जो राज्य को क्या है, अपने नागरिकों के महत्व व योग्यता को दृष्टि में रखते हुए जो सम्मान है, पद है, वेतन है, ये सब का बंटवारा करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेगा, यानी कि न्यायपूर्ण व अनुपातिक रूप से बंटवारा नहीं करेगा, तो इसमें क्या है, विषम वितरण यानी कि असमान वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में हुआ था। कहाँ? मैसेडोन में, चालसी में, स्टेगिरा में या फिर एथेंस में। तो ये स्टेगिरा में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्टेगिरा में। देखो अरस्तु क्या थे, अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। और प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के थे। तो ये भी क्वेश्चन आया था आपकी बीपीएससी में, पढ़ा हुआ है, मॉडल पेपर में हमने सॉल्व करा रखा है। तो कौन है कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु प्लेटो हुए, प्लेटो के गुरु सुकरात हुए। तो अरस्तु के गुरु कौन हुए? सुकरात हुए। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्लेटो के गुरु सुकरात हैं और अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर स्टेगिरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निकोमाचुस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था। अमीनदास थर्ड के यहाँ, अलेक्जेंडर, सिराक्यूज या जिनोक्रेटस। तो जो अमीनदास थर्ड के यहाँ पर ये जो है चिकित्सक था, यानी कि दरबारी चिकित्सक था, उनका जो राजकीय चिकित्सक होते हैं वैसा था। निकोमाचुस कौन थे? निकोमाचुस ये किस अरस्तु के पिता थे, अरस्तु के पिता थे। और ये अमीनदास थर्ड के यहाँ क्या थे? दरबारी चिकित्सक थे। और सिराक्यूज के राजा ने, डायनोसियस ने क्या किया था कि इनको, प्लेटो को बुलाया था आदर्श राज्य की स्थापना के लिए। देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ गए हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे और यहाँ से आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत रखे हैं। नीचे दिए गए दो कथन है, चलिए यहां से करते हैं सीधा। अभिकथन, प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तथा जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना है तथा बढ़ावा देना है। यहां से कर लेते हैं। और कारण क्या बता रहा है कि इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा है कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना सरकार का काम है। अब यहाँ पर ऑप्शन वही है, ए गलत है, आर सच है, ए सच है, आर गलत है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्लेटो क्या है, अगर इसकी सही व्याख्या ये भी हो सकती है कि क्योंकि प्लेटो ने प्राकृतिक गुणों के आधार पर कर्मों का समर्थन किया है, तो ये हो सकता है। तो ये व्याख्या दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। प्लेटो क्या करता है कि प्राकृतिक गुणों के आधार पर क्या करता है कि जो लोगों के कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उनको बांटता है, उनको बनाए रखने का राज्य को परामर्श भी देता है। तो दोनों ही यहाँ पर राइट हैं, पर व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा का एक ग्रंथ कहा है? रूसो ने कहा है, थॉमस हॉब्स ने कहा है, लॉक ने कहा है या इमानुएल कांट ने कहा है? तो ऐसा कहने वाले जो है रूसो महोदय हैं। ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि जो प्लेटो है, प्लेटो की बुक जो रिपब्लिक है, इसमें हमने बताया कि शिक्षा संबंधित आदर्श राज्य की स्थापना के लिए इन्होंने दो चीजें पर बल दिया था, शिक्षा और साम्यवाद। शिक्षा संबंधी जो इनका कॉन्सेप्ट है वो इतना व्यापक है, आदर्शवादी है और समाज की जितनी बुराइयां उन सबको दूर करने वाला है।
इसी बात पर जो है रूसो ने इसको सर्वोत्तम ग्रंथ बोला है, जे रूसो ने। और ये जो है इस पर एक कथन भी है, तो आप अगर यहाँ पे पकड़ रहे हैं तो कथन आप पकड़ लेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिज्ञ वैज्ञानिक कौन थे? डेमोक्रेटिक थे या सुकरात थे या अरस्तु थे या फिर प्लेटो थे? तो ऐसा कहने वाले कौन है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तु महोदय। जैसे इन्होंने बताया है कि क्रांति क्या है, असमानता और जो गलत नीतियां हैं उनके कारण क्रांति होती है, ऐसा इन्होंने बता रखा है। तो उसी से रिलेटेड ये भी सेंटेंस है आपका, और इसमें अरस्तु सही हो जाएगा। ये बताते हैं कि ये सरकार की किसी गलत नीति अथवा राज्य के अभद्र व्यवहार के कारण जो है क्या होता है, राजनीतिक अव्यवस्था, क्रांति वगैरह अव्यवस्था, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा सबसे पहली बार कौन इस तरह का विचार दिया था? तो अरस्तु थे, राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु ने ऐसा विचार दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती है? कौन ऐसा बोलता है? प्लेटो बोलते हैं, अरस्तु, सुकरात या फिर जॉर्ज सेवाइन? तो ऐसा जो है प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का संतुलित विकास किया जा सकता है, और ये जो शिक्षा थी इनकी, ये आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, उसमें शिक्षा को इन्होंने महत्वपूर्ण रोल दिया है, शिक्षा एंड साम्यवाद। नेक्स्ट देखेंगे, प्लेटो का परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? तो न्याय की अवधारणा, संपत्ति का साम्यवाद, विनियमित प्रजनन के प्रतिस्थापन की अवधारणा, समाज में धन की अवधारणा। तो प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो इन्होंने परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से इन्होंने प्रतिपादित किया था, तो ये न्याय की अवधारणा था। ये न्याय की खोज करते करते कहाँ पहुंच गए? दार्शनिक राजा पहुंच गए कि राजा जो है दार्शनिक होना चाहिए, और दार्शनिक होना चाहिए तो उसकी जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, वो सब देखते देखते ये पहुंच गए किसके? परिवार के साम्यवाद, यानी कि पत्नियों के साम्यवाद पर पहुंच गए। तो ये न्याय की अवधारणा, ठीक है, न्याय की अवधारणा पर ये जो है इसका तार्किक परिणाम था। न्याय की अवधारणा का तार्किक परिणाम था परिवार का साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद, ये दोनों ही। नेक्स्ट देखेंगे, अरस्तु संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन से हैं? अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पोलिटिकोन शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही ऑप्शन आपके राइट है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कैलिपोलिस जो है प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। तो ये प्लेटो से संबंधित एक तथ्य है, आप देख लीजिए, अभी याद आ गया है। कैलिपोलिस ये एक क्या है? जो प्लेटो का राजनीतिक दर्शन है और रिपब्लिक जो है उसका केंद्र है। और इसका अर्थ क्या होता है कि अधिकतम खुश मानव समुदाय। तो अर्थ हो जाएगा इसका खुश मानव समुदाय, ये हो गया। कैलिपोलिस का अर्थ है खुश मानव समुदाय, ये इसका अर्थ हो जाएगा। और इनकी रिपब्लिक का और आदर्श राज्य का ये केंद्र बिंदु है। इनकी दार्शनिक जो राजनीतिक दर्शन है उसका भी यही है, क्या है? केंद्र है। अब ये अरस्तु पर आ जाते हैं। अरस्तु के लिए जो है मनुष्य एक प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। तो ऐसा जो है अरस्तु ने कहा है, तो ये भी राइट है कि ये कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ऐसा इन्होंने बोला है। और मानव की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पोलिटिकोन शब्द का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। और जून पोलिटिकोन शब्द का अगर अर्थ देखा जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है राजनीतिक प्राणी, यानी कि पॉलिटिकल एनिमल। इसका अर्थ क्या होता है? राजनीतिक प्राणी। तो यहां पर दोनों ही सेंटेंस आपके राइट हो जाएंगे। प्राणी, दोनों ही वर्ड यहां पर आप दोनों ही सेंटेंस राइट हैं, और सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सेशन को जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी सबसे पहले लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस विचारक के लेखक में प्रथम बार द्वंदात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? सुकरात, प्लेटो, हेगल एंड मार्क्स। किसने किया है? तो जो द्वंदात्मक पद्धति है इसका प्रयोग सबसे पहले सुकरात करते हैं। ठीक है, सुकरात इसका सबसे पहले जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके जो है लेखन में कहीं नहीं दिखता है। ये सब ओरली अपना सारा ज्ञान देते हैं तो इनके लेखन में नहीं दिखता है इसीलिए। जबकि जो प्लेटो सबसे पहले अगर लेखन में दिखा जाए संवाद शैली यानी कि द्वंदात्मक पद्धति, तो ये प्लेटो का जो रिपब्लिक है उसमें दिखता है। ठीक है, ये प्लेटो का रिपब्लिक है, इसमें दिखता है द्वंदात्मक पद्धति। और संवाद शैली पद्धति द्वंदात्मक है और शैली कौन सी है? संवाद है। ठीक है, और इसके बाद जो है हेगल, मार्क्स, इन सब में भी दिखता है। तो ये सभी जो है द्वंदात्मक पद्धति का यूज करने वाले विचारक हैं, बट सबसे पहले लेखन में जो है प्लेटो के दिखता है। सुकरात सबसे पहले यूज करने वाले, बट इन्होंने कुछ लिखा नहीं तो इनका लेखन में दिखता नहीं है। हेगल, मार्क्स, सुकरात, प्लेटो ये सब क्या है? संवाद से द्वंदात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले विचारक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है? धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक, गुफा का रूपक, स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत, विभाजित रेखा का रूपक। तो जो है ये किससे प्लेटो से कौन कौन से संबंधित हैं? तो इसमें जो है धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का, ये भी सही है। गुफा का रूपक, ये भी इनका राइट है। और विभाजित रेखा का रूपक, ये भी राइट है। ये सब प्लेटो के अनुसार हैं। जबकि स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत ये किसका है? ये अरस्तु का है। अरस्तु स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत यानी कि स्वर्णिम मध्यमान भी इसको बोला जाता है। और इसमें यह है कि जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, वर्ग होता है, उसके पास क्या है? शासन होनी चाहिए। और उसी को इन्होंने पॉलिटी का नाम दिया। पॉलिटी को इन्होंने सबसे ज्यादा क्या है? अच्छा माना है। ठीक है, इसी तंत्र को सबसे ज्यादा अच्छा माना है। तो ये जो है थर्ड नहीं होगा, स्वर्णिम मध्यमान नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा। ये सभी प्लेटो से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? तो प्लेटो की शिक्षा से संबंधित ये सेंटेंस है और इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्लेटो की शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो इसमें आपको ये बताना है कूट को देख करके कौन सा कूट यहाँ पर सही है, यानी कि कौन कौन से सेंटेंसेस राइट है शिक्षा के बारे में। यदि आपको नॉलेज होगा तो आप यहाँ कूट भी आसानी से चुन लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये सारे ही सही हैं, जितने सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं सभी सही हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सारे सेंटेंस सही है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि शिक्षा से जो मेन पॉइंट है यहाँ पे रखे गए हैं वो आपको जो है पता होने चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया था? प्लेटो ने, बोधा ने, मैकियावली ने या फिर अरस्तु ने? तो ऐसा करने वाले कौन थे? तो ऐसा करने वाले अरस्तु महोदय थे। ठीक है, सर्वप्रथम बात आ जाएगी तो अरस्तु ही हैं। और इन्होंने कौन कौन से शासन बताए थे? वर्गीकरण किया था, शासन जो है सरकारों का वर्गीकरण किया था। ये बोलते हैं सरकार जो है एक व्यक्ति की भी हो सकती है, जिसे राजतंत्र बोलेंगे। कुलीन तंत्र, जिसमें कि कुछ व्यक्ति होंगे, कुलीन तंत्र हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला था कि बहुत लोगों का शासन जो होगा वो संवैधानिक तंत्र यानी कि बहुतंत्र, लोकतंत्र, बहुतंत्र, संवैधानिक तंत्र, कुछ भी कह लीजिए, तो ये होगा। तो ये हो गया इनका सरकारों का अध्ययन। ठीक है, ये सरकारों का ये वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। और इन्होंने शासन के चक्राकार नियम का, शासन के
चक्राकार चक्राकार नियम का सिद्धांत भी दिया था, नियम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्या बताते हैं इसमें कि जो है ये शासन जो होते हैं, 3 प्रकार के शासन इन्होंने बताए, ये टर्न बाय टर्न आते रहते हैं, यानी कि एक के बाद कुछ कुछ दिनों में ये चेंज होते रहते हैं और यही तीनों जो है बारी बारी से आते रहते हैं। तो राजतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, संवैधानिक तंत्र या लोकतंत्र कह लीजिए। तो ये 3 प्रकार के शासन जो है, और ये बार बार जो है बदल बदल के, कुछ दिन राजतंत्र चलेगा, फिर अगर शासन प्रणाली चेंज होती कुलीन तंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा, यानी कि ये इनका टर्न जो है बारी बारी से आता रहता है। ये इसी को शासन का चक्राकार का नियम बताया था इन्होंने। और इन्होंने जो है 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके 158 देशों के संविधान का क्या किया था, तुलनात्मक अध्ययन करके जो है संविधान रेडी किया था अपना, और सरकारों का वर्गीकरण किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अरस्तु, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चिंतकों में कौन असमानता का समर्थन करता है, अरस्तु, लास्की, हॉब्स या फिर रूसो। तो असमानता का समर्थन करने वाले हैं अरस्तु महोदय। अरस्तु ने जो है असमानता का भरपूर समर्थन किया है, और इनके अनुसार जो है समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए, यानी कि जो जिस लेवल पे है वैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी कि यदि एक कोई शिक्षक ग्रुप है, दूसरा आईएएस ग्रुप है, तो दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार होंगे। आईएएस ग्रुप में जितने लोग होंगे उनके साथ समान व्यवहार होगा, क्योंकि वो सभी एक समान है। और असमानता कहाँ आ गई, शिक्षक ग्रुप में आ गई और आईएएस ग्रुप में आ गई। इन दोनों के बीच असमानताएं हैं कुछ, तो इनके बीच इन दोनों ग्रुप में समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सिर्फ एक ग्रुप में जाकर के कोई व्यवहार करना है तो वो समान होगा। यानी शिक्षक के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं तो वो सभी शिक्षकों के साथ समान होगा, और आईएएस ग्रुप के साथ कोई व्यवहार आप कुछ भी जो भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी व्यवहार वहां स्थापित कर रहे हैं, तो वो एक जैसा होगा। तो समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान व्यवहार का ये पक्षधर है अरस्तु। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। दार्शनिक शिक्षा में अंकगणित नहीं है, बीजगणित, खगोल शास्त्र, समाजशास्त्र। तो प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में 3 सब्जेक्ट थे, अंकगणित और खगोल शास्त्र, समाजशास्त्र। इसमें बीजगणित का कोई रोल नहीं था, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट है। और ये देखिए सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट इनके थे, ठीक है, 3 विषय थे, कौन कौन से, अंकगणित, खगोल शास्त्र, समाजशास्त्र। इसके अलावा कुछ भी दिया जाता है तो वो आपको क्रॉस कर हटा देना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है, अरस्तु के अनुसार। ठीक है, गुणों की बात हो रही है यहाँ पर, साहस, न्याय, संगम या फिर विवेक। तो अरस्तु जो है न्याय को सबसे ज्यादा यहाँ महत्व देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाता है। और इनका मतलब है कि जो न्याय का अगर व्यापक अर्थ देखा जाए तो क्या है, ये सदाचारी ही तो है, और नैतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति को ही न्यायशील माना है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति नैतिकता से संपन्न होगा वही असल में न्याय कर पाएगा, न्यायपूर्वक रह भी पाएगा और न्याय दूसरों के साथ कर भी पाएगा। तो न्याय को इन्होंने सबसे ज्यादा स्थान, विशेष स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे, पॉलिटिक्स, लिवियाथन या फिर रिपब्लिक या फिर द प्रिंस। तो प्लेटो की बात करें तो प्लेटो जो है रिपब्लिक के लेखक थे। प्रिंस के कौन थे, प्रिंस के हो जाएंगे मैकियावली। लेवियाथन, जो लेवियाथन है इसके हो जाएंगे हॉब्स। पॉलिटिक्स के कौन है, अरस्तु हो जाएंगे, अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की थी, 1800, 5040 या फिर 10,000 या फिर 20,000। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग एक आदर्श राज्य की संख्या 5040 होगी। ऑप्शन बी ये राइट हो जाएगा। देखो जो है
ये आदर्श जनसंख्या तय करने के लिए 540 निश्चित की है, लेकिन इसमें पाइथागोरस का क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्लेटो के दर्शन में किसका प्रभाव है, तो पाइथागोरस का प्लेटो के दर्शन में किसका प्रभाव है, पाइथागोरस का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, गणित को इन्होंने इतना महत्व दिया गुणनफल को कि इसी के गुणनफल से इन्होंने राज्य की आदर्श संख्या कितनी बताई, 5040 बताई है। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रभाव क्वेश्चन बनेगा, यहां से बन सकता है, पाइथागोरस का प्रभाव इनके दर्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है, अरस्तु को, लॉक को, प्लेटो को या फिर जेएस मिल को। तो पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में ये जो प्लेटो महोदय हैं इनको ही माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है, प्लेटो, हॉब्स, अरस्तु और ऑस्टिन। तो ऐसा करने वाले जो है अरस्तु महोदय हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नागरिकता हो गया, स्लेवरी हो गई, और जो है कैटेगराइजेशन ऑफ क्या है, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अरस्तु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला है कि, और ये जो नागरिकता संबंधी विचार किसमें दिए हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स में दिए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने दिया है नागरिकता संबंधी विचार अपने। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो गुलाम है वो नागरिक नहीं होंगे। गुलाम के साथ साथ इन्होंने स्त्री, बच्चे, श्रमिक, शिल्पियों और जो विदेशी नागरिक होंगे उनको नागरिकता के अधिकार से बाहर रखा है। ठीक है, और ये कहते हैं कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी कि राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वही नागरिक बन सकता है। तो ये सब बातें किससे, अरस्तु से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए, दो कौन से सही हैं वो आपको बताने हैं। प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। उसका आदर्श राज केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। वह नारीवादी नहीं था, उसने वर्ग राज की बात कही। तो प्लेटो जो है अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है, ये बिल्कुल राइट है। और उसका आदर्श राज केवल विचार था, बिल्कुल सही है। वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं था। जिस आदर्श राज की उसने संकल्पना की थी वो कभी धरातल पे आ ही नहीं पाया, तो वास्तविकता वो नहीं थी, रियलिस्टिक नहीं था। वो नारीवादी नहीं था, ये गलत है, क्योंकि वो नारीवादी था। उसने जो है अपने राज्य में, आदर्श राज्य में स्त्री पुरुष दोनों को समानता के मतलब अवसर दिए हैं, समान अवसर दिए हैं, यानी कि स्त्री पुरुष के समानता का पक्षधर था। पहला विचारक था जिसने जो है स्त्रियों को घर के झंझटों से और चार दीवारी से बाहर निकल करके और राज के कार्यों में पुरुषों के बराबर योगदान देने की बात की थी, और संरक्षक वर्ग में, अभिभावक वर्ग में उनको भी रखा था। ठीक है, तो नारीवादी था वो। और उस वर्ग राज की बात की थी नहीं, उसने आदर्श राज की बात की थी। आदर्श राज और उप आदर्श राज की बात की थी, वर्ग राज की उसने कोई बात नहीं की थी। तो ये दोनों सेंटेंस हो जाएंगे गलत। ए और बी आपका सही है, ऑप्शन ए। ये हो गया। तो उसका आदर्श राज केवल एक विचार था, ठीक है, लेकिन जो उसका वास्तविक राज था वो रियलिस्टिक था। जो उप आदर्श राज था, जिसकी जो उसने प्रतिपादन लॉज में किया था, जिसकी अवधारणा उसमें लॉज जो उनकी पुस्तक थी वो रियलिस्टिक था। लेकिन जो आदर्श राज था, आदर्श राज क्या था, एक विचार था, वास्तविकता नहीं थी। कर्तव्यों पर अधिक बल दिया था, क्योंकि ये बताया था कि सभी अपने अपने कार्यों को जो है पूरी तरह से करेंगे और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर ए बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एलिगरी ऑफ केव्स, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो ये प्लेटो का दर्शन है उन्हीं से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। हेगल ऐसा कहने वाले हैं, लास्की, सेबाइन या फिर ग्रीन। तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वही जो अरस्तु का
आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो ये बात मैंने अभी पहले बताया था कि जो प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है उसको अरस्तू ने अच्छे से कॉपी किया था, यानी कि वहां से बहुत सारी चीजें उन्होंने उठाई थी अपना आदर्श राज्य देने के लिए। तो लेकिन ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो है सेबाइन के द्वारा कहा गया है। और ये बात इन्होंने जो है दोनों का राज्यों का अध्ययन किया है और तब फिर ये बात कही किसमें है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें ये इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरस्तु वरीयता देता है, किसको वरीयता देता है, राजतंत्रवादी को, पॉलिटी को, लोकतंत्र को या अल्पतंत्रवादी को। तो अरस्तु ने पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ माना है, सबसे ज्यादा वरीयता दी है। और अरस्तु के शासन का जो ये पॉलिटी है वो आज के जो शासन के प्रकार हैं इनसे क्या है, भिन्न है। पॉलिटी का अर्थ जो है ऐसे प्रकार से है कि जिसमें मध्यम वर्गीय, इसीलिए इसको स्वर्णिम मध्यमान भी कहा है कि मध्यम वर्गीय नागरिकों द्वारा जो प्रबुद्ध होंगे, यानी कि जो बुद्धिजीवी होंगे, तो प्रबुद्ध मध्यम वर्गीय नागरिकों द्वारा ये शासन का संचालन होगा। इसमें मध्यम वर्गीय लोग जो है रहेंगे, इसको सर्वोपरि कहा है और इसी को जो है वरीयता दी है पॉलिटी को। इसको स्वर्णिम मध्यमान बोला भी जाता है और मध्यम वर्गीय तंत्र, संवैधानिक तंत्र, स्वर्णिम मध्यमान, इस तरह से इसको अलग अलग नामों से अरस्तु ने कई नाम इसको दिया है। देखो, जो अरस्तु का आदर्श राज्य होता है उसमें निम्नलिखित बातों पर अरस्तु जो है ध्यान देते हैं। आइडियल स्टेट जो इनका होता है, नैतिक विकास होना चाहिए और संवैधानिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग जो है शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। और विधि के शासन की सर्वोच्चता पर ये विश्वास करते थे, यानी कि कानून का शासन, विधि का शासन होना चाहिए। अरस्तु विधि के शासन पर बल देते थे, ठीक है, इसको वरीयता देते थे। और इन्होंने जनसंख्या कितनी बताई है, जनसंख्या बताई है इन्होंने कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, पर्याप्त की बात की है। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, पर्याप्त, ना ज्यादा और ना ही कम, पर्याप्त जनसंख्या की बात की है इन्होंने। विधि के शासन की बात की है, संवैधानिक तंत्र की बात की है, ये सारी बातें इनके राज्य से संबंधित हैं। और इनका मानना है कि किसी राज्य में जन्म लेने से या निवास करने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बनता है। कैसे नागरिक बनता है, जब वो राज्य की एवं नागरिक कार्यों में भाग लेता है तब वो उसका नागरिक होता है। तो ये सीधा सीधा सेंटेंस भी दे दिया जाता है, वर्ड ये नहीं होते हैं लेकिन सेंस उसका यही निकलता होता है। और ये अरस्तु के द्वारा कहा गया सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे इसको। और इन्होंने जो है इसका जो शासन प्रणाली है इनको दो रूप दिए। कौन कौन से रूप दिए, एक तो कैसे, गुणों के आधार पे, दूसरा संख्या के आधार पे या फिर संस्था के आधार पे। ठीक है, इसमें आ जाएगा राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, इसमें आ जाएंगे संख्या के आधार पे। और गुणों के आधार पे आ जाएंगे उत्कृष्ट और निकृष्ट, ये आ जाएंगे गुणों के आधार पे। राजतंत्र जो है जब अपने बेकार रूप में जाता है, यानी कि बिगड़े हुए रूप में जाता है, तो आताताई तंत्र बन जाता है। कुलीन तंत्र गुट तंत्र बन जाता है, ठीक है। और लोकतंत्र क्या बन जाता है, भीड़ तंत्र बन जाता है, जब ये बिगड़ा हुआ रूप होता है इसका, ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप गुणों के आधार पर। जब ये उत्कृष्ट काम करते हैं तो ये रहते हैं, ये सारे रहते हैं। और जब निकृष्ट काम करते हैं, जब ये निकृष्ट काम करते हैं तो ऐसे बन जाते हैं, ये वाले बन जाते हैं, ये वाले बन जाते हैं, ठीक है, आताताई, गुटतंत्र और भीड़ तंत्र। इस तरह से इन्होंने जो है शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया है और चक्राकार का नियम दिया है, यानी कि यही शासन प्रणालियां जो है बार बार घूम फिर के आती रहती हैं, यानी कि टर्न बाय टर्न ये वहां पर तब्दील होती रहती हैं। देखो, अरस्तु के उससे दो आते हैं कि राज्य का वर्गीकरण और कभी पूछ लेता संविधान का वर्गीकरण। तो अरस्तु के अनुसार क्या है कि राज्य का पदों का वर्गीकरण संविधान में होता है। इस तरह क्या है, राज्य या संविधान में कोई अंतर नहीं है, राज्य और संविधान एक ही है, ठीक है। राज्य के पदों का वर्गीकरण संविधान में होता है। तो इसमें चाहे संविधान पूछ ले या राज्य का वर्गीकरण पूछ ले, तो आप ये जो वर्गीकरण दिए गए हैं ये आप बता देंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य और सरकार में वर्गीकरण किसने किया था, ये लॉक महोदय ने किया था, जब उन्होंने दो
क्या किए थे, दो समझौते करवाए थे। एक के द्वारा राज्य यानी कि व्यक्तियों के बीच में हुआ था, उसके द्वारा समाज यानी कि राज्य स्थापित हुआ था। दूसरे के द्वारा समझौता होता है तो सरकार स्थापित होती है। तो पहले व्यक्ति थे लॉक, जिन्होंने राज्य और सरकार के बीच में अंतर किया था। उसके पहले जो है राज्य और सरकार को एक ही माना जाता था, एक ही जैसा देखा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, देखो एक चीज यहां और देख लीजिए, क्वेश्चन में आगे ये पॉइंट है कि नहीं है। अरस्तु ने जो है न्याय को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक, और कौन सा? सुधारात्मक, सुधारात्मक। ठीक है। वितरणात्मक में क्या आएगा कि जिस अनुपात में लोग कार्य करेंगे उसी अनुपात में राज्य उनको पद और सोपान, पुरस्कार ये सब देगा। ठीक है। तो ये किसके बीच में है कि इसका आधार क्या है? योग्यता माना गया है, और ये जो है किसके? राज्य और व्यक्ति के बीच में बताता है संबंध। और सुधारात्मक में क्या है? इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति कोई रूल तोड़ेगा, जो भी रूल नियम बनाए गए हैं, तो राज्य उनको दंडित करेगा। ठीक है। तो ये व्यक्तियों के बीच जो है जो संविदा समझौता होता है उसको जब तोड़ता है तब ये इस तरह का जो सुधारात्मक न्याय की जरूरत पड़ती है। और ये जो राज्य में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके पारस्परिक संबंधों को बताता है। ठीक है। ये दो न्याय हो गए। देखो प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्य मूलक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कैसा है? कर्तव्य मूलक है, कर्तव्य मूलक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। कर्तव्य मूलक है प्लेटो का। और अरस्तु का न्याय अगर हम बात करें, अरस्तु, तो ये अधिकार मूलक है, अधिकार मूलक है। ध्यान रखेंगे, प्लेटो का न्याय, अरस्तु का न्याय कैसा है? अधिकार मूलक है, और इनका न्याय जो है कर्तव्य मूलक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कैसा है? विशुद्ध है। ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत विशुद्ध न्याय सिद्धांत है, विशुद्ध है। और अरस्तु का कैसा है? ये कानूनी है, नैतिक है, कानूनी होते हुए नैतिक है, कानूनी और नैतिक है। तो ये न्याय सिद्धांत के बारे में कुछ डिफरेंसेस हैं जो प्लेटो और अरस्तु का है। अलग से पूछ लेता है और साथ में डिफरेंस करने के लिए बोल देता है। तो इनका देखो कर्तव्य मूलक है, विशुद्ध है प्लेटो का। अरस्तु का कैसा है? कानूनी है और नैतिक है। ठीक है। और अधिकार मूलक है। ठीक है, अधिकार मूलक है, कानूनी और नैतिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? नाटकीय शैली, इनमें से कोई नहीं। काव्यात्मक शैली, सामान्य, गद्यात्मक शैली। तो इतना तो हमने कई बार अभी भी बता दिया। तो यहाँ पर क्या है, रिपब्लिक किस शैली में लिखा गया है? तो हमने बहुत बार बताया कि संवाद शैली में लिखा गया है। जब संवाद शैली में लिखा गया तो यहाँ कहीं संवाद शैली नहीं दिख रही है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएंगे तो क्वेश्चन आपके फटाफट राइट होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? प्लेटो ने, अरस्तु ने, जी आमंड ने या डेविड ईस्टन ने? तो देखो सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति अरस्तु के द्वारा शुरू की गई थी। 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके इन्होंने अपने रिजल्ट निकाले थे। अरस्तु महोदय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर आपको देना है। तो देख लेते हैं। प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है। प्लेटो के लेख डायलॉग के रूप में है। तो इसमें आपके पास जो है यहाँ कूट दिए गए, देखिए और बताइए कौन सा कूट सही होगा। तो प्लेटो अभी तक तो जो है हमने जितनी चर्चा कर ली है तो सारी चीजें यहाँ मेल खा रही हैं प्लेटो से विचारों से, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्लेटो जो है श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है, क्योंकि कहते हैं कि मतलब गुणों के आधार पर ये क्या है, लोगों के, नागरिकों के कार्य का डिवीजन कर देते हैं। और इनका लेख कैसा है? डायलॉग है, संवाद शैली है ना, वो अभी हमने बात की। तो ये सारे ही कथन सही हो जाएंगे, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। और इनकी रिपब्लिक न्याय से संबंधित है, वो भी सही है, क्योंकि इनका रिपब्लिक का वही जो उप शीर्षक है वही कंसर्निंग जस्टिस है, न्याय से संबंधित है। न्याय की व्याख्या और न्याय की प्राप्ति, अगर ऐसा भी ऑप्शन आता है तो भी वही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने या
16, पता नहीं ये क्या है, ऑप्शन ने दे दिया है, चलो इसको छोड़ते हैं। तो जो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो ने कहा है, और अरस्तु कहते हैं राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, या फिर राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व आता है। मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसके द्वारा? मैकियावेली ने। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक चीज ये भी देख लो, प्लेटो जो है दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान है, उसके क्या है, ये जनक माने जाते हैं, ठीक है। और ये राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और जो मैकियावेली हैं, ये क्या है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये तीनों चीजें भी आप डिफरेंशिएट करके चलें। आगे देखेंगे, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? लोकतंत्र है, अल्पतंत्र है, तानाशाही है, या महाजन तंत्र है? तो जो प्लेटो के अनुसार है, निम्नतर रूप ये लोकतंत्र है। हमने शुरू में ही बात की थी प्लेटो के बारे में कि ये लोकतंत्र और कानूनी राज्य के क्या थे, विरोधी थे, ठीक है। इन्होंने जो मौलिक वर्गीकरण किया था राज्य का, आदर्श राज्य और वास्तविक राज्य किया था, ठीक है। और आदर्श जो वास्तविक राज्य था, इसको देख ले अब थोड़ा सा, यहाँ पर आदर्श राज्य था और यहाँ पर वास्तविक राज्य था, वास्तविक राज्य, ठीक है। और वास्तविक राज्य को अगेन फिर इन्होंने क्या किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। कानून प्रशासित, यहाँ पर आ जाएगा जो कानून प्रशासित यानी कानून के द्वारा संचालित करने वाला राज्य, होने वाला राज्य, और यहाँ स्वेच्छाचारी, ठीक है। तो यहाँ पर राजतंत्र जिसकी बात की है, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्वेच्छाचारी, जब ये राज्य क्या हो जाते हैं, स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, तो ये अताताई, जैसे हमने बताया था, अताताई बन जाएगा। धनिक बन जाए, कुलीन तंत्र जो है धनिक बन जाएगा, ये गुट तंत्र बन जाएगा, धनिक तंत्र बन जाता है। और ये बन जाएगा लोकतंत्र जो है, ये क्या बन जाएगा, अतिवादी लोकतंत्र बन जाएगा, या भीड़ तंत्र बन जाएगा, अतिवादी लोकतंत्र ये बन जाएगा। तो प्लेटो जो है, जो कानून के द्वारा प्रशासित राज्य हैं, इसमें राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। देख लीजिए, इसलिए बता रही हूं ताकि आपको ये जो आपके माइंड में फिक्स हो जाए। राजतंत्र को क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इतना लंबा नहीं बनेगा, लेकिन ये बनेगा कि प्लेटो ने किसको जो है सर्वश्रेष्ठ माना है, किस शासन प्रणाली को, और किसको निम्नतर माना है, ठीक है। राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, और जो ये लोकतंत्र होगा, इसको कैसा माना है, इसको निम्नतर माना है, ठीक है। कुलीन तंत्र जैसा कि बीच में है, तो ये बीच में ही रहेगा। ये निम्नतर है लोकतंत्र और सर्वश्रेष्ठ है राजतंत्र, अकॉर्डिंग टू किसके, प्लेटो के कानून प्रशासित राज्यों में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन हमने दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको पता तो चली गया, हाँ दे दिया है लोकतंत्र। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन प्लेटो का सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? कार्ल पॉपर नहीं मानते, आर.एच. क्रॉसमैन नहीं मानते, निफ्सेट या बर्टल रसेल। तो जो निफ्सेट है, ये इनको क्या या सर्वाधिकारवादी नहीं मानते, बाकी जो है सभी हैं इनको क्या मानते हैं कि सर्वाधिकारवादी मानते हैं। निफ्सेट ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? रचना प्रकल्प न्याय किसने कहा है? केटलिन कहा है, ए.बी. फोस्टर ने कहा है, कार्ल पॉपर ने कहा है, या फिर बार्कर के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो रचना प्रकल्प न्याय किसके द्वारा कहा गया है? ये जो फोस्टर महोदय हैं, इन्होंने ही ऐसा कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सब तथ्यात्मक है, यानी कि फैक्चुअल है, आप इनको बस देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जहां पर डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वही करेंगे, फालतू का टाइम नहीं लेंगे। प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठनों का सही क्रम बताइए। जो सद्गुण है इनको सही क्रम में लगाना है। न्याय है, साहस है, संयम है, बुद्धिमानी है, ठीक है। तो इन सबको सही क्रम में लगाना है। अगर सही क्रम में लगाने की बात आए तो सबसे पहले आ जाएगा बुद्धिमानी, सबसे पहले विजडम होना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा साहस होना, करेज होना,
किसी कार्य को करने के लिए साहस की जरूरत होती है। फिर आ जाएगा संयम, यानी कि टेम्परेंस होना चाहिए, तब जाके न्याय का जो है सही न्याय हो पाता है, यानी कि न्याय स्थापित हो पाता है, न्याय व्यक्ति जो है न्याय का पालन कर पाता है। तो सबसे पहले बुद्धिमानी होनी चाहिए सही गलत को समझने के लिए, साहस होना चाहिए कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, संयम होना चाहिए, और फिर लास्ट में जो है तब वो न्याय करने के लायक होता है। तो ये इसका सही है। सही क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड वन, ये आ जाएगा हमारा सही ऑप्शन। और इन्होंने बोला है कि व्यक्ति में 3 जो है तत्व होते हैं, कौन कौन से? इंद्रिय, तृष्णा, साहस, बुद्धि। और जब ये तीनों व्यक्ति में एक अच्छे अनुपात में विद्यमान रहते हैं, तभी व्यक्ति जो है न्याय का पालन करता है। ठीक है, कौन कौन सी थी? इंद्रिय, तृष्णा, साहस और बुद्धि, या ज्ञान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है सच बोलना और अपने ऋणों की अदायगी करना, अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, आत्म चेतना के निर्देशों के अनुसार जीवन निर्वाह करना, प्रत्येक को उसका देय देना। किसके द्वारा है ये? प्रत्येक को उसको देय देना। देखो, उसका देय देना यानी कि जो उसको ड्यू है वो देना, जिस प्रकार से वो योगदान कर रहा है। तो ये अरस्तु से हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। प्लेटो के अनुसार क्या है? अब तक जितना हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है तो आप आइडिया लगा पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए ये इन्होंने बोला है अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही न्याय है। ठीक है, न्याय सिद्धांत। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका केंद्रीय विषय है न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, यानी कि न्याय की व्याख्या करता है, किस किस तरह से न्याय होता है और कैसे उसकी प्राप्ति होगी। तो ये है केंद्रीय विषय रिपब्लिक का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखेंगे 41, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है, अरस्तु का है, लास्की का है, या फिर हाफ्स का है? तो ये कथन जो है प्लेटो द्वारा कहा गया, और ये मानते हैं कि जो न्याय है वो व्यक्ति का सर्वोपरि यानी कि सर्वोत्कृष्ट गुण है, और इससे क्या होता है? व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है और आदर्श समाज की भी रचना होती है इससे। ठीक है, तो मनुष्य की न्याय की भावना 2 स्तरों पर होती है, व्यक्तिगत और सामाजिक, 2 स्तरों पर होती है। व्यक्तिगत रूप में उसका चरित्र निर्माण होता है, और अगर वो न्याय को फॉलो करता है सामाजिक स्तर पर, तो ये सामाजिक जो आदर्श समाज की रचना करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित करते हैं: तात्विक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, नैतिक जरूरतें, राजनीतिक जरूरतें। तो अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो जो है सभी जितने भी समाज हैं इनका उद्गम क्या है? सामाजिक जरूरतों के आधार पर निर्धारित करते हैं, रेखांकित करते हैं कि समाज की ऐसी जरूरतें हुई तभी जो है राज्यों का उद्गम हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है कि अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी तुलनात्मक, निगमनात्मक, मनोवैज्ञानिक, स्वदेश परक पद्धति। तो देखो, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट पकड़ना है। वैसे तो इनकी तुलनात्मक भी इन्होंने पद्धति यूज की है, और जो है निगमनात्मक ये प्लेटो के द्वारा यूज की गई है, आगमन किया है इन्होंने, आगमनात्मक, और स्वदेश परक भी यूज किया है। लेकिन जो राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए इन्होंने स्वदेश परक पद्धति का इस्तेमाल किया है। इस पद्धति को इस्तेमाल करते हुए ये बताते हैं कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है, और राज्य कैसी स्वाभाविक संस्था है, स्वाभाविक, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक संस्था है राज्य। ठीक है, और ये जो है इसका उद्देश्य है कि लोगों का नैतिक रूप से विकास करना, व्यक्तियों का। तो इसका उद्देश्य और कार्य कैसा हो जाएगा? नैतिक है, और ये सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। इन्होंने ऐसा भी बोला है, श्रेष्ठ है राज्य जो है, जितनी भी संस्थाएं समाज में दूसरी संस्थाएं उनमें सर्वश्रेष्ठ है, उच्च है। और मनुष्य जो है स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और राजकीय जीवन के लिए बना है। ये सारी बातें ये इसके राज्य के विकास के बारे में कहते हैं, और स्वदेश परक पद्धति का
इस्तेमाल करते हैं, यानी कि राज्य के उद्भव का उद्देश्य बताते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये इतना अगर डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन आप ध्यान सुन लेंगे तो ये आपका दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि राज्य के विकास का वर्णन किसी उद्देश्य को बताने के लिए करते हैं, इसलिए स्वोद्देश्य परक पद्धति का इस्तेमाल किया है इन्होंने। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा उसके अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री देख ली जाए तो कॉन्सेप्ट फिट हो जाता है। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? कानूनी न्याय पे, वितरणात्मक न्याय पे, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या प्राकृतिक न्याय? अरस्तु की बात हो रही है, किस न्याय पर आधारित है? तो ये वितरणात्मक न्याय पर आधारित है। जो अरस्तु का सार्वजनिक हित का सिद्धांत है ये वितरणात्मक न्याय पर आधारित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया है कि जिस तरह से व्यक्ति क्या करते हैं कि योगदान देते हैं राज्य के कार्यों में, उसी प्रकार से राज्य उनको सम्मान, वितरण, पद, वेतन इस तरह से देना चाहिए। तो यही वितरणात्मक न्याय हो जाएगा। जिस रेशियो में व्यक्ति कार्य करेगा उसी रेशियो में राज्य उसको पद, सोपान, सम्मान ये सब देगा। आगे देखेंगे, अरस्तु ने इसके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। यहाँ अरस्तु की बात हो रही है। फैलिस, हिपोडेमस, प्लेटो, उपर्युक्त सभी। तो देखो ये जितने यहाँ पर दिए हैं ना, फैलिस, प्लेटो, हिपोडेमस, ये सभी क्या आदर्शवादी थे, आदर्शवादी थे। इसको समझिए कॉन्सेप्ट को, ये सभी आदर्शवादी थे। और अरस्तु कैसा था? ये यथार्थवादी था, यथार्थवादी था। तो इन सबके जितने इन्होंने क्या किया था, इनकी रचनाएं थी आदर्शवाद पर आधारित, तो उन सबका समीक्षात्मक अध्ययन किया और उसकी आलोचना की। ठीक है, तो इन सभी के पीछे अपने समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी के जो आदर्श राज्य थे, इन सभी के आदर्श राज्यों का समीक्षा की, आलोचना की, और तो ऑप्शन आपका डी होगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुष स्वभाव से असमान है, और उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं, दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि वह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। क्यों? और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहते हैं कि दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है। इन्होंने दास प्रथा के पीछे अपना ये तर्क दिया है कि दास प्रथा जो है उचित है। किसके लिए? और जो मालिक है उसके लिए भी, क्योंकि उसको अगर दास उसके दूसरे काम कर लेगा तो वो अपना स्पेशल जो जिस फील्ड में वो मास्टर है उसमें ज्यादा योगदान कर पाएगा। और दूसरी तरह दास के लिए इसलिए उपयोगी रहेगी क्योंकि दास जो है मास्टर के साथ, मालिक के साथ रह करके जो उसकी बुद्धिमत्ता कार्यों को देख देख कर सीखेगा और वो भी बुद्धिमान बन जाएगा। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला है कि जब दास बुद्धिमान बन जाए और उसमें सारे गुण आ जाए तो फिर उसको फ्री कर दो, हमेशा के लिए दास मत बनाओ, और दासों के साथ मानवीय व्यवहार करो। ये सारी बातें इन्होंने रखी हैं दास के प्रति। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत है। बाकी उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, तो ये बताते हैं कि परिवार में क्या है, जो वो क्या होता है, जो मेल मुखिया होता है वो सबसे बड़ा रहेगा, यानी कि पुरुष जो है उसके अधीनस्थ कौन कौन, स्त्री होंगे, बच्चे होंगे, नौकर होंगे, दास होंगे, ये सब उसके अधीनस्थ होंगे। पुरुष स्वभाव से असमान है, ये भी ये बताते हैं, और स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं, तो ये भी इन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि स्त्रियों की शोभा चार दीवारी में है और पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है, स्त्रियों की लेने में है। तो ये नारीवादी नहीं थे और इनके विचार भी अच्छे नहीं थे स्त्रियों के बारे में। देखते हैं आगे। यदि दृष्टिकोण की सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं, यह दृष्टिकोण एक कि सरकारें निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती, किसने व्यक्त किया है? तो अब हमने अभी बात की थी, ये अरस्तु ने व्यक्त किया है, जो है शासन का चक्राकार का नियम दिया है इन्होंने। ठीक है, शासन के चक्राकार का नियम दिया है। आगे देखते हैं। तो यहां है, निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति के नैसर्गिक मानता है? संपत्ति को कौन मानता है? तो ऐसा मानने वाले जो है अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, अरस्तु व्यक्ति जो ये है संपत्ति है, ये व्यक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं, नैसर्गिक मानते हैं,
और लेकिन अरस्तु जो है संपत्ति का सार्वजनिक उपयोग और व्यक्तिगत अधिकार, सार्वजनिक सार्वजनिक उपयोग होगा इसका, और कैसा होगा, व्यक्तिगत अधिकार, अधिकार होगा व्यक्तिगत। तो ये किससे मिल रहा है, ये गांधी जी से मिल रहा है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है, गांधी का न्यासिता का सिद्धांत जो है, ऐसे रिलेट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कंपेयर करके। तो गांधी का न्यासिता का सिद्धांत है, उससे जो है अरस्तु का ये संपत्ति का सिद्धांत मेल खा रहा है। ठीक है, न्यासिता के सिद्धांत में भी यही कहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार होगा लेकिन सार्वजनिक उपयोग होगा, लेकिन व्यक्ति उतना ही यूज करेगा जितना उसकी जरूरत है, बाकी जो है समाज के हित में उसका उपयोग होगा। ऐसे ही अरस्तु मानते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार होगा, संपत्ति रखो, व्यक्तिगत अधिकार रखो, लेकिन उसका उपयोग कैसा होगा, सार्वजनिक होगा। तो अरस्तु और गांधी, इनके विचार संपत्ति के बारे में मेल खाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हॉब्स और कौटिल्य कई हद तक, मतलब कहीं हद तक ये दोनों जो हैं, इनके विचार राजतंत्र के बारे में मेल खाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो असीमित शक्ति या निरंकुश राजतंत्र करता है जो हॉब्स महोदय हैं, जबकि जो ये हैं कौटिल्य हैं, ये लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो रिलेट भी कर पाएंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये दोनों मेल खा रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं दे रहे हैं, यहाँ वहां से उठा करके और फिर उसको जो है तुलनात्मक उसमें दे रहे हैं। वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था, तो हमने बात कर ली है, ये अरस्तु महोदय हैं, वितरणात्मक न्याय के ये अग्रणी प्रतिपादक हैं। और वितरणात्मक न्याय क्या है, ये हमने कई बार बता दिया है। जिस रेशियो में व्यक्ति कार्य करता, उसी रेशियो में राज्य जो है पद और सोपान अपने नागरिकों को प्रदान करता है, पुरस्कार देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किसका कथन है कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो ये भी कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन प्राप्ति है। यह कथन किससे संबंधित है, तो ये कथन जो है अरस्तु से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया, सामाजिक, वैधानिक, नैतिक, राजनैतिक। तो ये जो है नैतिक, प्लेटो, अरस्तु, जितने भी यूनानी विचारक मूल रूप से राज्यों को क्या है, नैतिक समुदाय मानते हैं, यानी कि नैतिकता का विकास, नैतिकता का उत्थान, ये सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 53 देखेंगे, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार था सामाजिक समानता, उत्तम जीवन, व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की संप्रभुता। तो जो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन था उसका उत्तम जीवन, यही जो है मुख्य विचार था। अभी हमने पढ़ा था कोल्लीपोलस, जो किसके, प्लेटो के द्वारा शब्द दिया गया था, तो वो क्या था, खुशी मानव समुदाय, ये उसका था। तो उत्तम जीवन, अरस्तु भी कहते हैं कि राज्य क्या है, उत्तम जीवन के लिए आता है और उत्तम जीवन में वृद्धि के लिए और उसको बनाए रखने के लिए अस्तित्व में बना रहता है। ये मेन वर्ड नहीं है बट सार उसका वही है। तो ये सब अरस्तु, प्लेटो, ये सब क्या है, जीवन की उत्तमता यानी कि उत्तम जीवन के बारे में जो है ज्यादा जोर देते हैं इनके दर्शन में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है, तो ऐसा करने वाले हैं अरस्तु महोदय। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस के कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें, सुकरेट, प्लेटो, अरस्तु एंड यूक्लिड। तो ये भागने वाले थे अरस्तु महोदय। ऑप्शन से यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इन पर भी क्या है, अपराध लगा था। ठीक है, इनको डर था कि कहीं दूसरा अपराध न करते, जैसे कि सुकरेट को इन्होंने मारा था, ऐसे इनको भी न मार दे। तो ये जो है इसीलिए भाग गए थे, क्योंकि इनके प्रति क्या है, धर्म के जो
धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप लगाया गया था अरस्तू पे, और यूथ को भड़काने का, सबको भड़काने का आरोप किस पे था? सुकरात पे था, तो उनको मारा गया था। तो इनको भी डर था कहीं मार ना दिया जाए, एथेंस वासी वही अपराध दोबारा ना कर दें, इसलिए ये भाग गए थे कहाँ? कालचिस। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर का क्वेश्चन जो है, और सेशन को जो है सभी लाइक कर देंगे। यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपको मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। निम्न में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? लियो स्ट्रास, कार्ल पॉपर, हन्ना आरेंट, विलियम जेम्स। कौन मानता है मुक्त समाज का शत्रु मानता है? कार्ल पॉपर। ये कार्ल पॉपर जो है किसको? प्लेटो को, हेगल को, इन सबको क्या है? मुक्त समाज का वो मानते हैं, शत्रु मानते हैं। और ये सारी बातें जो इस आलोचनाएं की है इन्होंने, इनकी पुस्तक है फेमस द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये जो इनकी पुस्तक है, इसी में ये सारा वृत्तांत बताते हैं कि कौन कौन से मुक्त सोसाइटी के शत्रु हैं, एनिमीज हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखते हैं 57, निम्नांकित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था? द नर्सरी, द लीशियम, द अकादमी, द मॉन्टेसरी। तो जो अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था द लीशियम, ठीक है। और जो द अकादमी किसका था? ये प्लेटो का शिक्षण संस्थान था, और ये पहला यूरोप का, पहला किसका? यूरोप का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, ठीक है। प्लेटो का जो अकादमी है इसको, ऑप्शन से यहाँ लीशियम सही हो जाएगा। और एक बात और देखेंगे कि जो ये प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, तो प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु से बहुत प्रभावित थे, और उसको क्या बोलते थे? अकादमी का मस्तिष्क, यानी कि जो इनकी अकादमी थी, अकादमी का मस्तिष्क बोलते थे, ठीक है। मस्तिष्क बोलते थे किसे? अरस्तु को। अरस्तु को बोलते थे। कौन बोलते थे? प्लेटो, क्योंकि प्लेटो इनके गुरु थे और अकादमी में शिक्षा दीक्षा ली थी, काफी समय वहां ली, 20 वर्ष तक रहे हैं ये, और अकादमी का मस्तिष्क बोलते थे। फिर क्या हो गया, इनके बीच में थोड़ा सा जो इनके आदर्शवादी ख्याल थे उससे अरस्तु थोड़ा सा डिफरेंस रखने लगे, और फिर ये सिकंदर के शिक्षक नियुक्त हुए, जाते हैं पुनः एथेंस में आते हैं, और आकर के क्या करते हैं कि लीशियम नामक अपना खुद का संस्थान खोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? होमर ने कहा, प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, या फिर एक्विनास ने कहा? तो निर्धनता और अपराध क्रांति की जननी है, ये कहने वाले अरस्तु महोदय हैं। इनके क्रांति के विचार हैं, निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है। असमानता अगर है तो वो भी क्रांति की जननी है। शासक का अगर कोई वैसा व्यवहार है, गलत व्यवहार है, तो वो भी क्रांति की जननी है। ये सारी बातें क्रांति का आधार बन जाते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति और पर आधारित न होकर क्या करना चाहिए पर आधारित है। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच व्यवस्था को स्वीकार किया। उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार पर आधारित किया। तो देखो, उसके आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका सिद्धांत जो है मनुष्य की प्रकृति है, पर ना मनुष्य की क्या प्रकृति है उस पर आधारित ना होकर क्या करना चाहिए इस पर आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। और ये जो है समुदाय को प्लेटो कैसा मानते हैं? नैतिक समुदाय, नैतिक राज्य मानते हैं, और इसमें जो मनुष्य का जीवन है नैतिक रूप से उत्कृष्ट बने, उच्च बने, शुभ बने, यही इनका क्या है? उद्देश्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलिटी यानी कि संवैधानिक तंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन किसने दिया है? प्लेटो, अरस्तु, सिसरो या पॉलीबियस? ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अरस्तु ने ही कहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। ये किसके द्वारा कथन कहा गया है?
तो ये कथन कहने वाले हैं मैक्सी महोदय कि यदि वो आज जिंदा होते प्लेटो तो जो आधुनिक साम्यवादी उनसे भी अधिक साम्यवादी होते। ऐसा क्यों कहा मैक्सी ने? क्योंकि प्लेटो ने परिवार और संपत्ति पर साम्यवाद दिया था, जो कि बहुत ही अनोखा विलक्षण था, है ना, एक अलग ही तरीके का था। तो इसी पर मैक्सी ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इतनी सारी आलोचना एक साथ कर दी, तो किसके द्वारा की गई है? ये सेबाइन के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे, सेबाइन के द्वारा ऐसे कहा है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत जो है निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक, अमनोवैज्ञानिक है। ये सारी आलोचनाएं करती हैं। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? रिपब्लिक की बात हो रही है, ठीक है। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? ये प्लेटो की पुस्तक है, और ऐसा कहने वाले रूसो महोदय हैं। पहले भी हमने इस पे जो है बात की थी, तब सेंटेंस नहीं दिया था, अभी यहाँ आपके सामने सेंटेंस दिया गया है। क्योंकि इस पुस्तक में, रिपब्लिक में, शिक्षा के लिए बहुत व्यापक वर्णन दिया गया है। आगे देखेंगे, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये ऐसा कहने वाले कौन है? ये प्लेटो कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो ही हैं जो आदर्श राज्य की स्थापना हेतु दार्शनिक राजा की परिकल्पना करते हैं, और इसीलिए ये अपना सेंटेंस रखते हैं, तथ्य रखते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तभी दार्शनिक राज्य मतलब बुराइयों से मुक्त हो पाएंगे। इनका एक कथन और भी है कि जब हम अपने किसी रोग के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, विशेषज्ञ के पास जाते हैं ठीक कराने के लिए, जूता ठीक कराने के लिए, मोची के लिए जाते हैं, मतलब हर काम के लिए एक स्पेशल जो मानव होता है या कार्मिक होता है उसके पास जाते हैं। तो हम जो राज्य है उसको चलाने के लिए किसी ऐसे ही व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं? उसके लिए भी जो है क्या होना चाहिए कि एक स्पेशल व्यक्ति तैयार होना चाहिए, यानी कि दार्शनिक राजा तैयार होना चाहिए। तो ये वर्ड नहीं है, सेंस वही निकलता है। इस तरह का कथन आए तो भी प्लेटो ने कहा है ये। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। तो ये जो है, ये भी अरस्तु, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने संवैधानिक तंत्र यानी कि जो संयंत्र प्रजातंत्र है, संयंत्र प्रजातंत्र यानी कि मॉडरेट पॉलिटी इसको कह लें या फिर मॉडरेट डेमोक्रेसी कह लें, तो इसी को जो है इन्होंने पॉलिटी का नाम दिया है। मध्यम मार्ग का है, सर्वोत्तम प्रकार का सर्वोत्तम प्रकार का शासन प्रणाली इसको कहा है। संयुक्त प्रजातंत्र या फिर पॉलिटी, और या फिर इसको जो है क्या बोलते हैं, मध्यम मार्ग, मध्यवर्गीय द्वारा जो है ये शासन किया जाता है, ठीक है। मध्यम मार्ग, स्वर्णिम मध्यम मार्ग, ये सारे नाम इनको दिए गए हैं। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया था उसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और कौन सा था, संयुक्त प्रजातंत्र, यानी कि इसको मॉडरेट डेमोक्रेसी या पॉलिटी भी कहते हैं। तो ये था संयुक्त प्रजातंत्र, और इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या था? बिगड़ा हुआ रूप था अतिवादी लोकतंत्र। अतिवादी लोकतंत्र ये इसका बिगड़ा हुआ रूप था। तो जो इसका ये था अच्छा रूप था, यानी कि जो सामान्य राज्य को सार्वजनिक कल्याण की चेष्टा से शासित करते हैं, तो उसमें जो है लोकतंत्र यानी कि संयुक्त प्रजातंत्र, ये अच्छा रूप था लोकतंत्र का। और इसी को पॉलिटी या मध्यम मार्ग, स्वर्णिम मध्यमान कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं, या मॉडरेट डेमोक्रेसी कहते हैं। मॉडरेट डेमोक्रेसी कहते हैं। कभी डेप्थ में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जो तीसरा प्रकार था उसी का अच्छा रूप जो है पॉलिटी में आ जाएगा, और मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा, ये कुछ जो प्रबुद्ध बुद्धिमान मध्यम वर्गीय होते हैं उनके द्वारा ये शासित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन से प्रकार का शासन अरस्तु के हिसाब से सर्वोत्तम है? लोकतंत्र, हुकूमत, अल्पतंत्र, अभिजात वर्ग, राजतंत्र। तो अगर अरस्तु की बात करें तो इनके द्वारा जो हुकूमत, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं पर आया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम इसी तरह कहीं पर आया हुआ था और मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो हुकूमत जो है इनका अरस्तु के हिसाब से सर्वोत्तम है, ठीक है। ये अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम शासन प्रणाली वह है जिसमें कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण हो, यानी कि मताधिकार क्या है, मताधिकार सब करें, सबको हो, मत का अधिकार, मत देने का अधिकार सबको हो, लेकिन जो शासक बनेंगे वो कुछ प्रबुद्ध यानी कि बुद्धिमान नागरिक तक ही सीमित हो शासन सत्ता, शासन करने का अधिकार जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हीं तक सीमित हो, और ऐसे लोग जो है गिने चुने होते हैं, सर्वोत्तम व्यक्ति ही शासन के संचालन के लिए चुने जाए, यानी कि जो बुद्धिमान हो और सर्वोत्तम हो तो उनको जो है शासन का संचालन उनके हाथ में होना चाहिए, लेकिन उनका चुनाव जो है पूरी जनता मिलकर के करे, मताधिकार पूरी जनता को होना चाहिए और इसी को जो है हुकूमत बोलते हैं। ये नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? मजिस्ट्रेट को, गुलाम को, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को या राजनीतिक विचारक को? यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर दो चीजें हो जाती है, मजिस्ट्रेट भी सही है और स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी ये भी सही है। तो ये इसमें दो चीजें सही हैं, लेकिन जो आयोग है उसने जो है मजिस्ट्रेट को माना है, क्योंकि अरस्तु ने ज्यूरी सदस्य जो हैं इनको भी नागरिकता हेतु पात्र मानता है। अरस्तु जो है, अरस्तु ज्यूरी सदस्य जो हैं उनको नागरिकता देता है, क्योंकि ये कहता ही है, नागरिकता उनको देता है, ये कहता ही है कि जो व्यक्ति क्या करेंगे कि जो इसमें न्याय व्यवस्था के सदस्य के रूप में भाग लेंगे, व्यवस्थापिका में भाग लेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इनको सदस्यता दी जाएगी, वही नागरिक होंगे जो व्यवस्थापिका तथा न्याय व्यवस्था के सदस्य के रूप में काम करेंगे। तो ये ज्यूरी सदस्यों को नागरिकता हेतु पात्र मानता है और साथ में ये कहता है कि जो संपत्ति का स्वामी होगा, संपत्ति का स्वामी होगा, वो भी क्या होगा कि जो है उसका भी क्या हो जाएगा कि वो भी नागरिक के लिए पात्र होगा। तो ये स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को भी क्या है, ग्रीक राज्य में नागरिक माना जाता है। तो दो हैं, लेकिन ये ज्यादा उपयुक्त लगा आयोग को तो मजिस्ट्रेट टिक किया है, तो आप भी मजिस्ट्रेट पे ही जाएंगे, अगर ऐसा कुछ आता है तो इस पे ही जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है या एक सर्वोच्च समुदाय है? ऐसा कहने वाले जो है अरस्तु महोदय हैं। तो अरस्तु जो है राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानते हैं और एक नैतिक समुदाय मानते हैं, और व्यक्ति क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है। ऐसा ये सब इनके विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन दो विकल्प सही हैं? प्लेटो हैं और मैकियावली हैं, थॉमस एक्विनास हैं, थॉमस हॉब हैं। तो यहाँ देखो, मैकियावली ने जो आगमनात्मक यूज किया है और थॉमस हॉब्स में भी यूज किया है, तो बी और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। प्लेटो ने निगमनात्मक का यूज किया है और एक्विनास भी ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये दोनों आपके राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा कथन प्लेटो का है? मैं राज्य हूँ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो अगर प्लेटो की बात हो रही है तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये जो है अरस्तु ने कहा है। राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतरण है, तो ये हेगल महोदय बोलते हैं। मैं राज्य हूं, तो ये लुई 14वां बोलते हैं, ठीक है, लुई 14वां का कथन है, ऐसा बोलते हैं, मैं ही राज्य हूं। और ये दोनों जो हैं, लुई 14वां, हेगल,
जो राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उससे संबंधित हैं, उसके समर्थक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन किसका है? तो हमने अभी बात की थी कि अरस्तु जो है संविधान और किसमें, राज्य में कोई फर्क नहीं मानते हैं, और ये कहते हैं, इनका कथन है कि संविधान के अंतर्गत जो है अधिकारियों के पद, राज्य के कार्य ये सब दिए जाते हैं, नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, तो इसलिए क्या है, राज्य और संविधान में कोई फर्क नहीं है। तो ये कथन जो है अरस्तु का है। ठीक है, वहां पर अपनी लैंग्वेज में बताया था, यहाँ पर इनका सेम सेंटेंस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो दार्शनिक उपागम का संस्थापक प्लेटो अरस्तु हैं, हॉब्स लॉक रूसो हैं, जेरमी बेंथम जे.एस. मिल हैं, या कांट और हीगल हैं? तो प्लेटो और अरस्तु, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर सुकरात होते तो वो भी इसी में आ जाते हैं। जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये सब शिष्य गुरु हैं। सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। ठीक है, शिष्य गुरु की परंपरा यहाँ पर चली आई, और ये तीसरे लेवल पे आते हैं कौन? अरस्तु महोदय। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो यूनान का दर्शन है इसका बीज सुकरात में आया और लता की भांति प्लेटो में फैला, और ये जो है जो अरस्तु हैं उनमें क्या है, ये पुष्प की भांति खिलता है। तो ये इनके बारे में क्या है, तीनों के बारे में एक फेमस कथन है। क्वेश्चन 73 देखेंगे, अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया था, जिनमें से केवल एक ही आज विद्यमान, और वह है, एक ही आज विद्यमान है आज के समय में, वह है कौन सा? साइप्रस का संविधान, अलेक्जेंड्रिया का संविधान, मैसिडोनिया का संविधान, स्पार्टा का, या एथेंस का? तो ये एथेंस का संविधान आज के समय में चल रहा है, और इनके द्वारा जो है कौन सी आगमनात्मक जो है, आगमनात्मक पद्धति है, इसको अपनाया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे आप। एथेंस का संविधान आज के समय विद्यमान है। क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है कि आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किसमें है? आदर्श शासक, प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु का पॉलिटिक्स, महाभारत का शांति पर्व, या रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो जो प्लेटो का रिपब्लिक है, इसे में आदर्श शासक की जो है बात की गई है, उसके कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। और जो इनका उपराज्य है, इसमें रिपब्लिक में क्या आदर्श राज्य की बात की जाती है, आदर्श राज्य की, और जो इनका उप आदर्श राज्य है, तो वो उप आदर्श राज्य किसमें? लॉज में दिया गया है। कानूनी राज्य का समर्थन लॉज में किया गया है। ये सारी बातें लॉज से संबंधित हैं। अरस्तु के पॉलिटिक्स जो है काफी फेमस है, इससे इनको फेम मिली है। और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये यानी कि सभी जो है, और महाभारत में शांति पर्व देखने को मिलता है, जिसमें कि मत्स्य न्याय की बात की जाती है कि छोटी जो बड़ी मछलियां होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। यानी कि अगर लॉ एंड व्यवस्था किसी समाज में नहीं होगी तो ऐसा ही होगा कि शक्तिशाली जो है निर्बल को दबा करके मार करके रखेगा। तो महाभारत में शांति पर्व की बात की जाती है। ये सभी राइट हैं। अरस्तु की पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस के नागरिक बनने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं? अरस्तु के अनुसार देखना है आपको, किसी विशेष स्थान का निवासी, वहां चलने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, किसी नागरिक के वंशज। तो कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं? तो यहाँ पर जो है ये सभी जो है नागरिक बनने का, एथेंस का नागरिक बनने का आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर रही हैं। जितनी भी दी गई हैं तो कोई भी पूरा नहीं कर रही अरस्तु के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारा ही राइट हो जाएगा। और ये अगर अरस्तु की एक परिभाषा आप सुनेंगे तो उसमें सब समझ पाएंगे, किसी राज्य में जन्म लेने से या निवास कर लेने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो जाता। नागरिक वह होता है जो राजकीय एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखते हैं इनके अन्य जो कथन फेमस हैं, ये है कि जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है तो वो क्या है, या तो पशु है या फिर देवता है।
ठीक है। राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति क्या है, या तो पशु है या फिर देवता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, फेमस है। और जो है ये कहते हैं कि राज्य एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है। क्या है, राज्य के बारे में इनके कुछ विचार हैं। राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर इकाई है, ये बोलते हैं। और राज्य को इन्होंने एक प्राकृतिक संस्था माना है और मनुष्य को एक प्राकृतिक, राजनीतिक और प्राकृतिक प्राणी माना है। तो राज्य इनके अकॉर्डिंग क्या है, प्राकृतिक संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, और मनुष्य प्राकृतिक और प्राणी है, ये इनके बारे में। और राज्य व्यक्ति के पूर्व है, ये भी इनका मानना है। इनकी किताबों के बारे में देखते हैं। और क्या कहते हैं ये कहते हैं कि राज्य जो है वो समुदाय का परिणाम है। इस पे हमने डेफिनेशन भी देखी थी, राज्य समुदाय का परिणाम है, ऐसा बोलते हैं ये। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और परिवार राज्य की इकाई है, ऐसा बोलते हैं ये। राज्य क्या है, समुदाय का परिणाम है, और परिवार क्या है, समुदाय की इकाई है, समुदाय की इकाई है, ठीक है। और राज्य परिवार एवं गांवों का समूह है। क्या है, जो राज्य है वो परिवार और समुदाय यानी गांवों का समूह है। यही ग्राम राज्य जो है, ये जो गांव होते हैं आगे राज्य का निर्माण करते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा, नागरिक हित की रक्षा, ये इसका जो है नागरिकों के हितों की रक्षा, ये इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो ये राज्य के बारे में विचार हो गए। इनकी पुस्तक के बारे में देखेंगे तो पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। और एथिक्स है, एथिक्स है। और क्या है, पॉलिटिक्स, एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये भी इनकी पुस्तक है। अरस्तु कैसे थे, यथार्थवादी थे, ठीक है, ये यथार्थवादी थे। प्लेटो आदर्शवादी थे, ये यथार्थवादी थे। और ये कहते हैं क्या कि परिवार किसकी, मानवता की प्रथम पाठशाला है, मानवता की प्रथम पाठशाला बोला है किसको, परिवार को। और कहते हैं कि स्त्रियों की क्या है, शोभा आज्ञा मानने में है, पुरुषों की शोभा आज्ञा देने में है, स्त्रियों का स्थान घर की चार दीवारी में है, ये सब बातें इनके स्त्रियों के बारे में है, ठीक है। और ये कृत्रिम संपत्ति जो है उसका विरोध किया है, कृत्रिम संपत्ति का विरोध किया है इन्होंने, ठीक है, संपत्ति का विरोध किया है। ये संपत्ति को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन सी, जो निजी संपत्ति है उसमें केवल प्राकृतिक संपत्ति का समर्थन किया है। और प्राकृतिक संपत्ति वो होती है जो प्राकृतिक संसाधनों से बनती है, प्रकृति का योगदान होता है, जिसके उदय में, जिसके संपत्ति बनने में प्रकृति का योगदान होता है, वो प्राकृतिक संपत्ति होती है, ठीक है। और इसका इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है, प्राकृतिक संपत्ति का जो है इन्होंने समर्थन किया है। और जो कृत्रिम है उसको जो है उसका विरोध किया है। कृत्रिम कैसे बनती है, जो संपत्ति से संपत्ति होती है, संपत्ति हो गई, प्राकृतिक संसाधनों को जुटा करके जो है प्रकृति के द्वारा आपने संपत्ति अर्जन की, और उस संपत्ति से संपत्ति अगर बन रही है तो वो कृत्रिम हो गई। और कृत्रिम का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। संपत्ति के आधार पे ये इनके विचार वही हैं गांधी जी के जैसे, कि निजी क्या अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक उपयोग, इनके भी वही गांधी जी से मिलते जुलते जो है इनका विचार है। तो ये संपत्ति के बारे में कुछ बात हो गई आपकी। परिवार के बारे में ये हो गई, परिवार कैसे बनता है, स्त्री पुरुष और बच्चों से बनता है, स्त्री पुरुष और बच्चों से बनता है, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। इनकी जो पद्धतियां जो इन्होंने कौन कौन सी की हैं,
जो निगमनात्मक है वो प्लेटो के द्वारा की गई है। इनके द्वारा कौन कौन सी की गई है? आगमन पद्धति की गई है। और कौन सी गई है? जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक पद्धति। और कौन सी है? ये जो प्रयोजन मूलक, इसका जो है अभी हमने क्वेश्चन रखा था पूरा इसका, प्रयोजन मूलक, स्वोद्देश्य मूलक, स्वोद्देश्य मूलक, इसकी पूरी हमने चर्चा की थी। यदि नहीं समझ में आया तो वापस क्वेश्चन पे जाइए और देखिए स्वोद्देश्य मूलक। ये जो है इनके द्वारा की गई थी। एक और की गई थी तुलनात्मक, तुलनात्मक, जिसमें इन्होंने तुलना की थी विभिन्न संविधानों की। तो ये सारी इनकी पद्धतियां हैं जो है इनके द्वारा यूज की गई पद्धतियां हैं। इतनी पद्धतियों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। प्लेटो की बात करें तो प्लेटो जो है निगमन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लेटो महोदय करते हैं। और इनकी जो अरस्तु है, अरस्तु की मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु तो ये होती है कैल्सिस। कैल्सिस यानी कि एथेंस में ही था, ये एक जगह का नाम है एथेंस। यहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है कैल्सिस में। इन्होंने संपत्ति जो है दासों को क्या माना है? ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि इन्होंने दास को संपत्ति माना है। दास जो होते हैं, दास को संपत्ति माना है। कौन सी संपत्ति? दो प्रकार की इन्होंने, निर्जीव संपत्ति, सजीव संपत्ति। ठीक है, निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति। सजीव संपत्ति, सजीव में जो है दास आ जाते हैं, इनको संपत्ति माना है। और जो निर्जीव संपत्ति है, कृषि, जो निर्जीव में है कृषि और व्यापार, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जो कृषि व्यवस्था थी, ये यूनानी अर्थव्यवस्था के साधन थे। ठीक है, कृषि और दास दोनों ही। देखो जो दास प्रथा है, दास प्रथा में जो प्लेटो हैं ये मौन समर्थन देते हैं, लेकिन अरस्तु जो है, अरस्तु खुलकर देते हैं। अरस्तु खुलकर देते हैं। क्या कहते हैं कि जो है ये जो दासता है ये प्राकृतिक है, यानी कि कुछ लोग बुद्धि से इतने छोटे होते हैं कि वो अपने आप कोई डिसीजन, कोई कार्य करने लायक नहीं होते हैं, और कुछ लोग शासन करने के लिए आते हैं। और फिर ये कहते हैं कि स्वामी और दास दोनों के लिए हितकर है, क्योंकि स्वामी को टाइम ज्यादा मिलता है और दास उसके साथ रह करके बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है, नैतिक भी है, क्योंकि जो दास होते हैं वो दूसरे के निर्देशों पर काम करते हैं। इस प्रकार उनमें जो है नैतिक, धीरे धीरे नैतिकता का विकास होता है। नैतिक विकास के लिए, उनके दास के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। इस तरह से जो है सामाजिक भी तर्क देते हैं कि दासता सामाजिक भी सही है। ठीक है, सभी अपने कर्तव्यों को पालन करेंगे, सामाजिक हितों की सिद्धि स्वतः हो जाएगी अपने अपने कार्यों का जब सब पालन करेंगे। और ये बोलते हैं दास के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, और दास यदि मतलब ठीक है, धीरे धीरे उसको जब वो बुद्धिमान हो जाए तो उसको फ्री भी कर देना चाहिए। दास के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए। और अरस्तु ने क्या है, घरेलू काम धंधों में दासों का प्रयोग बताया है। घरेलू काम धंधों में करना चाहिए। तो ये सब इनकी बातें हो गई, दास से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, राज्य पे विचार। आई थिंक इससे बाहर अगर आपने ठीक से हमें सुना है तो कुछ भी जो है आना नहीं चाहिए। जो हमने बोला है और जो हमने लिखा है, लिखा तो आपको दिख रहा है, जो बोला है उस पर भी आपको उतना ही फोकस रखना है। तो इससे बाहर आपका कुछ जाने वाला नहीं है। तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे, यानी कि पूरा देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, सुनेंगे, और जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। आप स्पीड पे डाल सकते हैं, लेकिन स्किप करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान, इसमें जो है नुकसान है, क्योंकि इसमें जो है वो पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए हैं कि जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है, वो सारे पॉइंट हमने एक्सप्लेन भी किए हैं और क्वेश्चन भी उसी टाइप के रखे हैं, तो कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। और आज का सेशन हम यहीं पर जो है वाइंड अप करेंगे। जल्दी मिलते हैं कुछ घंटों में, इसी का सेकंड पार्ट लेकर के। जब भी प्रिपेयर हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगी, कोई टाइम नहीं है, तो आप चेकआउट कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ऑल पर, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब
जो है सेशन को लाइक कर देंगे और इसको शेयर कर देंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अगेन जो है विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन दोनों के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय जो है नया टॉपिक बिल्कुल टच मत करें। आप जो है अपनी प्रैक्टिस सेट लगाएं, उसमें जो क्वेश्चन आ जाएं उनको समझ लें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के थ्रू जो व्याख्या है उसको समझें, जो क्वेश्चन में आ जाते हैं तो प्रैक्टिस करें, और जो आपने अभी तक कंटेंट तैयार किया है उसका रिवीजन करें। प्रैक्टिस और रिवीजन ये दो चीजों पर मेन फोकस रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी सेहत ठीक रहेगी तभी आप जो है अच्छे से परफॉर्म करने के काबिल होंगे। तो ये 3 चीजें आपको मेनली ध्यान रखनी है। चौथी बात यह है कि आपका जो भी टॉपिक हार्ड लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि मैं ये बार-बार भूल रहा हूँ, तो उसके जो भूलने वाले फैक्ट हैं, उनको आप बाइट साइड नोट्स उनके तैयार कर लीजिए। टॉपिक का नाम डालिए और बाइट साइड नोट्स तैयार कर लीजिए। ये नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, 3 से 4-5 पेज में आपके आ जाने चाहिए। इस तरह से तैयार करना है इनको, और लास्ट टाइम में जब आप बिल्कुल लास्ट टाइम होगा तो उसमें आप 2-3 घंटे में इनको अच्छे से रिवाइज करके जाएँगे, तो आपका जो भूलने वाला पार्ट है, आपका जो टफ पार्ट है, वो लास्ट टाइम में जब आप पढ़ेंगे तो पूरा आपके माइंड में फिक्स रहेगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो लिखने में थोड़ा-सा ही टाइम लगता है। बाइट साइड नोट बनाना है, आपको वहाँ पूरी व्याख्या नहीं लिखनी है, सिर्फ़ फैक्ट लिखने हैं, डेट वगैरह, नाम वगैरह यही सब वहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, ये थोड़ा-सा देख लीजिए कैसे आप तैयारी कर रहे हैं। अपने आप को स्वस्थ रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।